अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद सुल्तान है। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता क्या है या हमें साइकोलॉजिस्ट हमारा ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि साइकोथेरेपी या बाद औक़ात इसको टॉकिंग थेरेपी भी कहते हैं, एक ऐसा तरीक़ाकार होता है या ऐसा एक प्रोफेशनल तरीक़ाकार है जो हमारी थाट्स के साथ डील करता है और हमारे जो करंट बिहेवियर हैं या वो वाली प्रॉब्लम जो हमारी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रही होती हैं उनको चेंज करके हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं या हमारी मेंटल इलनेस को बेहतर अंदाज में डील करते हैं, जिसके रिज़ल्ट में हमारी लाइफ जो है वो बेहतर अंदाज में पास होती है और उसको हम गुजार सकते हैं। अच्छा, अब हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं क्यों या साइकोलॉजिस्ट किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं, ठीक है। तो ये तो बेतहाशा है, जहाँ पर इंसान है वहीं पर साइकोलॉजी होगी। तो इसमें मैं आपको चंद एक जो बहुत पॉपुलर हैं उनके नाम यहाँ पर बता देता हूँ। पहले नंबर पर है डिप्रेशन, ठीक है। अगर आप डिप्रेशन महसूस कर रहे हो या आपको लगता है तो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। एंजाइटी हो सकती है, एडिक्शन हो सकती है, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके अलावा और कुछ सिम्टम्स हो सकती हैं, यानी कि जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ज़रूरी नहीं है आपको कोई डिसऑर्डर ही हो, आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो जाना डेली लाइफ में होता है, ऑफिस में है, घर में है, मैनेज नहीं कर पा रहे, बर्नआउट हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, आप उनसे बात कर सकते हो। ग्रीफ एंड ट्रॉमा हो सकता है, किसी की फैमिली में डेथ हो गई है और मेरा ग्रीफ टाइम बहुत लंबा हो चुका है, तो ये चीज़ें जब हो जाती हैं तो हमें साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। या रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें होते हैं, चाहे कोई डिसऑर्डर है या कोई प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिस्ट के साथ जब हम कंसल्ट करते हैं तो वो बहुत टाइम टेकन होता है, वो 1-2 सेशंस में नहीं कवर होता है। इसमें बाज़ औक़ात वीक्स भी लग सकते हैं, मंथ्स भी लग सकते हैं, लेकिन ये हमारी सिविरिटी लेवल पे डिपेंड करता है और हमारी डीलिंग पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे देख रहे हैं और हमारा साइकोलॉजिस्ट हमें किस अंदाज में आगे लेके जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये देखें कि इसकी ट्रीटमेंट की टाइप्स कितनी होती हैं, या जो हमें तो ज़ाहिर है एक बंदे को बाहर से बैठे हुए तो यही लगेगा कि वो बातें कर रहा है, लेकिन क्या हो सकता है कि वो उन बातों को भी कुछ चीज़ें कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने दवाई ले ली, और दवाई में भी आगे बहुत सारी किस्में होती हैं, किस किस्म की दवाई है, क्या है। इसी तरह से जो साइकोथेरेपीज़ होती हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, जैसे कि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी है। ये बेतहाशा हैं, हर एक की अपनी मर्ज़ी है, वो जो थेरेपी आप पे सूटेबल है वो अप्लाई करता है। कॉग्निटिव एनालिटिक थेरेपी हो सकती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में या ओवरऑल दुनिया में भी है। डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी हो सकती है, फैमिली थेरेपी हो सकती है, ग्रुप थेरेपी है। इसके अलावा इंटरपर्सनल थेरेपी है, फिर ट्रॉमा बस्टर टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, माइंडफुलनेस हो सकती है। इसके अलावा मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग भी होती है, या फिर आपको साइकोडायनामिक थेरेपी भी दे सकते हैं, फिर सपोर्टिव साइकोथेरेपीज भी हो सकती हैं। मतलब जो चीज़ आपकी सेवेरिटी पे, आपके डिसऑर्डर पे डिपेंड करेगी, वो चीज़ आपके ऊपर अप्लाई की जाएगी ताकि आउटकम बेहतर अंदाज में आ सकें। अच्छा, जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास पहली बार जाएंगे तो होगा क्या। सबसे पहले वो हमारी एक ओरिएंटेशन देंगे। उस ओरिएंटेशन में क्या होता है, वो तकरीबन 10 मिनट का एक होता है, एक मतलब ऐदनामा कह दें या कुछ भी, जिसके ऊपर कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होता है और उसमें ये बताया जाता है कि आपको अभी कुछ मिनट तक 45 मिनट का एक सेशन करेंगे, जिसमें आपसे हम कुछ बातें पूछेंगे और हमें ये ट्रीटमेंट का ये चीज़ें होंगी। हम आपसे वो चीज़ें भी पूछ लेंगे या पूछ सकते हैं जो आपकी लाइफ के उन चीज़ों के साथ मुंसलिक हैं जो आपने कभी किसी से शेयर ही नहीं की, ठीक है। तो इसलिए आपका हम कंसेंट ले रहे हैं, तो क्या आप इस चीज़ को मानते हो या आप इस चीज़ की इजाज़त देते हो कि हम आपसे ये चीज़ें पूछ लें। या फिर उसमें ये भी लिखा होता है कि हम आपके डॉक्टर्स के साथ, आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बीमारी को या आपकी डिसऑर्डर्स को इलाज करना ही हमारा मकसद है। तो इस मकसद के लिए हम इनसे अप्रोच करेंगे। तो जब आप उसको पढ़ लोगे, उसके ऊपर साइन कर लोगे, आपका साइकोलॉजिस्ट भी साइन करते हैं, उसको अपने पास रख लेते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो बताते हैं कि अगर आपको हमने 45 मिनट के अंदर असेस नहीं कर सके कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो फिर हम आपके ऊपर कुछ टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें से रुशाश टेस्ट हो सकता है, TAT हो सकता है, BGT हो सकता है, SPM हो सकता है, बेक एंजाइटी स्केल या कोई भी ऐसा स्केल, या ये पूरी बैटरी भी हम अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी सिम्टम्स जो हैं इसमें हमें कवर नहीं हो रही।
तो इसका मकसद ये होता है कि आप ना उन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हो कि आपका तरीका कार क्या है, और आपके माइंड में एक मैप बन जाए कि मेरा साइकोलॉजिस्ट अभी मुझे क्या कहने लगा है। ठीक है। अच्छा, जब आपका पहला सेशन होगा उसमें होगा क्या क्या, तो उसमें जी यू मे डिस्कस व्हाट इज़ योर गोल। ठीक है, आपका ट्रीटमेंट का गोल क्या है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं फोकस नहीं कर सकता अपनी तालीम के ऊपर, तो ये मेरा गोल है कि मैं तालीम के ऊपर फोकस करने लग जाऊँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये है कि आप अपने साइकोलॉजिस्ट से कुछ और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि आप ये जो थेरेपी मुझे बता रहे हैं तो ये मुझे सूट कैसे करती है, आप मुझे कैसे बता सकते हो। फिर उसके बाद ये भी है कि आप इसके पूछ सकते हो कि आउटकम्स क्या होंगे। इसके अलावा आप ये भी पूछोगे कि इस थेरेपी के लिए मुझे आपके पास कितने दिनों में बाद आना पड़ेगा, या हम कितने अरसे में आपको मिलता रहूँगा, ये कितने अरसे तक चलती रहेगी, 6 मंथ चलेगी, 1 मंथ चलेगी या 1 ईयर चलेगी। फिर उसके बाद अगर मैं रात के वक्त मुझे ज़रूरत पड़ गई, या किसी भी वक्त मैंने मिसाल दी कि मुझे फोकस में प्रॉब्लम आ रही है, मैं अटेंशन नहीं दे पाता, या मुझे कोई एंजाइटी का अटैक है, मैं अगर वो चीज़ डिस्कस करता हूँ तो मुझे अगर किसी ऐसे वक्त में हो गया तो उस वक्त मैं आपसे कैसे रब्ता कर सकता हूँ। फिर एक अहम चीज़ कि ये कॉस्ट कितनी आएगी इस तमाम सेशन के ऊपर। ठीक है, फिर इसके बाद जब आपका सेशन ख़त्म होगा तो आप थोड़ा सा रिलैक्स भी फील करोगे, ये तो हम कह सकते हैं, और आप अपने गोल की तरफ भी चले जाओगे। अच्छा, जो आपका सेशन पहला होता है वो मोस्टली 45 मिनट का होता है या 1.5 घंटे का भी हो सकता है, और आपका साइकोलॉजिस्ट आपके से पूछेगा क्या, पहले तो वो आपके सिम्टम्स के बारे में पूछेगा। जैसे कि मैंने बताया कि मैं फोकस नहीं कर सकता अपनी तालीम के ऊपर, तो वो फिर मुझे उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। फिर ठीक है, मुझसे मेरी जर्नल हेल्थ के बारे में भी पूछ लेगा, फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछेगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे डिप्रेशन की थॉट्स आती हैं, मुझे सुसाइडल आइडिएशंस आ रही हैं, मैं सोचता हूँ और अपने आप को मार दूँ, या मैं अलग थलग रहना पसंद करता हूँ, तो फिर मुझे उस हवाले से वो क्वेश्चंस पूछेंगे। अच्छा, यहाँ पर बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि हमारे साइकोलॉजिस्ट हमारे वाइटल भी चेक कर लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि 4 दिनों से सोया ही नहीं हूँ, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जो लोगों को लगेगा कि मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, या मुझे कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, तो हो सकता है कि मैं जब सो जाऊँ तो वो ठीक भी हो जाए, या इस तरह से मुझे और कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इसलिए ना वो हमारा BP वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करवा लेते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आपसे वो सारा कुछ करवाने के बाद आपका इंटरव्यू ले लें, लेकिन आपसे वो भी अगर समझ नहीं आ रही, या आपको कोई एंजाइटी वगैरह तो आपको कोई एंजाइटी का स्केल दे दें, या डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का स्केल दे दें, कि ताकि कंफर्म हो जाए कि वाकई ये चीज़ें हैं, या हैं तो वो किस कदर हैं। वैसे तो हम वो थर्मामीटर वगैरह में तो नहीं पता चलता ना कि डिप्रेशन की थॉट्स किस कदर ज़्यादा हैं, वो तो हमें किसी सवालनामे के थ्रू ही पता चलेगा, इसलिए वो आपसे पूछ लेते हैं। इसके दौरान ऐसे भी हो सकता है कि आपका साइकोलॉजिस्ट आपकी बात करते करते उसको कहीं ऐसे लगता है कि ये आपकी फैमिली के साथ भी लिंक्ड है, तो आपकी फैमिली से बात भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं तो ज़ाहिर बात है मेरी ज़िंदगी का सवाल है, तो वो मेरी फैमिली को भी वो करेगा, लेकिन ये कंसेंट ले लेते हैं। अगर आप कंसेंट देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो कोई इशू नहीं है, वो आगे बात नहीं करेंगे। इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि वो किसी और साइकोलॉजिकल टेस्ट को भी अप्लाई करें, जिससे उनको मज़ीद अंदाज़ा हो कि मुझ में क्या प्रॉब्लम है या आप में क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा जब आपकी तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपने उनको बताया कि मुझे इस तरह की सिम्टम्स आती हैं, उन्होंने टेस्ट अप्लाई किए, इंटरव्यू लिया, मुख्तलिफ़ चीज़ें की, उनके पास एक रिकॉर्ड आ जाता है, उनके पास एक रिज़ल्ट्स आ जाते हैं तमाम एनालिसिस की। इंटरव्यू का एनालिसिस करने के बाद आपने जो क्वेश्चनर फिल किया उसके नतीजे आ जाते हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद उनके पास एक जो रिज़ल्ट आता है, या आपकी जो बीमारी आइडेंटिफाई होती है, उसको हम कहते हैं डायग्नोसिस डिसऑर्डर, या कोई डायग्नोसिस फाइनलाइज कर देना। ठीक है, जिसके तहत ही आपका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर आपको कुछ और चीज़ें बताई जाती हैं कि जी कि ये जो ट्रीटमेंट है ये कुछ थेरेपीज़ की कंबाइनेशन होगी। अगर मैंने बताया कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है और मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, तो वो फिर मुझे बताएंगे कि जी कि ये आपको ना हम CBT के थ्रू आपका ट्रीटमेंट करेंगे या REBT के थ्रू करेंगे। हो सकता है इसमें हम साइकियाट्रिस्ट को भी इन्वॉल्व करें, हो सकता है कि हम किसी और चीज़ों को और प्रोफेशनल जैसे कि मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वो मुझे फिर पूरा एक पैकेज बनाकर हमें प्लान बताएंगे कि जी आपका ट्रीटमेंट हम ऐसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा,
आपने देख लिया कि उन्होंने हमारी जो ट्रीटमेंट हमें डायग्नोस की, उसके कुछ फर्दर चीज़ें भी वो देख लेंगे कि हमारी ट्रीटमेंट के साथ साथ मतलब कि वो थेरेपी कौन सी प्रोवाइड करेंगे, या हमें कुछ सामने कर देंगे कि भाई ये आपकी चीज़ें हैं, आपके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहे हैं और हम आपको ये वाली थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। तो जो मैंने आपको पहले बताया ना कि आपने क्वेश्चन पूछना है कि ये वाली थेरेपी मुझे क्यों सूट कर रही है, तो वो फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हाँ जी, ये वाली जो थेरेपी है ना आपको इसलिए सूट कर रही है कि ये लेस टाइम टेकन है, आप अपनी जॉब कर रहे हो और साथ में आपको आना भी होगा, या आपने 6 माह के बाद फ़ौरन चले जाना है तो इसका कम टाइम होगा, तो इसलिए फिर इसके बाद आपका जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो क्या करेगा कि आपको मतलब कि इन्वॉल्व करता रहेगा। आपने अपने काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है उसमें, तो आपने हॉनेस्टली बोलना है जो कुछ भी है आपकी लाइफ में चल रहा है, कुछ भी हाइड नहीं करना। क्योंकि अगर हम कुछ हाइड करते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसे भी हुआ है ना कि आइडियल स्टोरी बना के हम अपने साइकोलॉजिस्ट को शेयर करते हैं तो एक्चुअली होता कुछ और है, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाद में। क्योंकि आप आखिर में जाते हो कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, या हम साइकोलॉजिस्ट ने टेस्ट अप्लाई किए हुए हैं तो वो टेस्ट को जब सामने करेगा फिर वो आपको बता देगा कि यार कुछ चीज़ें हो सकता है कि जब आपने टेस्ट दे रहे थे आपके माइंड में कुछ और चल रहा हो, लेकिन मुझे कुछ यहाँ पे डाउट आया है तो आप वो कर लें। तो कहीं ना कहीं से वो रिवील हो जाता है ना अनकॉन्शियसली। तो इसलिए जब हम ऑनेस्टली स्पीक करेंगे तो उनको हमें डायग्नोस करने में आसानी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा हम अपने थेरेपिस्ट को फीडबैक देते रहें कि भाई जो आपने टेक्निक मुझे बताई मैंने उसको अप्लाई किया और उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ। क्वेश्चंस भी पूछते रहें। फिर उसके बाद तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको लाजमी अटेंड करें। ऐसे नहीं कि मुझे उन्होंने बताया था कि आपने फ्राइडे को आना है, मैं फ्राइडे को नहीं जाता यार, मैं किसी और दिन चला जाता हूँ, तो वैसे नहीं हो सकता। अगर आप किसी और दिन जाते हैं तो हो सकता है कि उन्होंने जो प्रिपरेशन की हुई है वो वहाँ पर उनका ज़ाहिर बात है मेहनत वो ज़ाया हो जाएगी। फिर अगर आपको उन्होंने कोई होमवर्क दिया हुआ है तो उसको आप लाजमी कंप्लीट करें, ताकि उनको जो आपके साथ ट्रीटमेंट जारी है उसका उनको फीडबैक इस तरह से भी मिलता रहे। फिर आप अपने साइकोलॉजिस्ट के चीज़ें और जो होती हैं आप डिस्कस करते रहते हैं, वो आपके ऊपर एक बड़ा ट्रस्ट करते हैं, आप उनकी जो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं और आप भी उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट करो। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम अगर ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे के ऊपर, या हमें लगता है कि यार मैं एक मेल हूँ और वो भी एक मेल है, हो सकता है कि वो इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड करें, तो ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट नॉन जजमेंटल होते हैं और एक ओथ लिया होता है हमने कि जी आपके साथ जो बातें भी होंगी उसको हम बड़ा कॉन्फिडेंशली और किसी किस्म का कोई प्रेजुडिस हमारे माइंड में नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद ये है कि जो आपका ट्रीटमेंट प्लान आपको शेयर किया जाएगा उसमें आपके प्रोग्नोसिस लेवल भी बताए जाएंगे, आपकी तमाम करंट स्टेटस बताया जाएगा कि भाई अभी आपकी जो सिवेरिटी है वो इस लेवल पर है। मिसाल के तौर पर डिप्रेशन की बात करते हैं और उसमें हम ये देख रहे हैं कि आपकी सिवेरिटी, मैं अगर 100 का स्कोर देखूं तो उसमें अगर मैं बताता हूं कि ये तो 25 पर है और मेरा ऑप्टिमल लेवल जो है ना, मैं आप इसको 100 या 90 तक में लेके जाना चाहता हूं, तो ये आपका लेवल है और ये टेस्ट हैं, ये उनका रिज़ल्ट है, ये थेरेपीज़ के ऊपर अप्लाई करनी है, 6 मंथ के लिए आपने आना होगा, वीकली आना होगा। ये तमाम चीज़ें जब आपको बताई जाती हैं तो आप सोचते हो कि हाँ यार मैं तो नहीं आ सकता, फिर क्या करें, कोई और चीज़ निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो ट्रीटमेंट के डिफरेंट ऑप्शन सामने निकाल कर वो किए जाते हैं, ताकि कहीं भी आप उसमें एब्सेंट हो गए तो वो सारी मेहनत ज़ाया चली जाती है। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी के जो हालात चल रहे होते हैं उनको सामने रख के, बाज़ औक़ात मैंने बहुत ज़्यादा लोग देखे जो जॉब पे होते हैं और वो साइकोलॉजिस्ट के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, दिन के वक्त नहीं निकाल पाते। आप अपना सैटरडे संडे रख लो, वीकली मतलब कर लो, या फिर इवनिंग में कर लो, जो टाइम आपको लगे। आप अपनी फैमिली को भी देखो, जॉब को भी देखो, तमाम चीज़ें देखो, अपने साइकोलॉजिस्ट को भी टाइम दो। उसके बाद आपकी तमाम अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो तो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ आपके साथ शेयर की जाती हैं। हाँ, समटाइम ऐसे भी होता है कुछ मेडिकल लीगल चीज़ें भी आ जाती हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर मेंशन करूँ कि एक बच्चा आया कोई 17-18 साल का, उसको मैंने जब ट्रीट किया, उसको मैंने असेसमेंट की तो मुझे ये लगा कि वो एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन पे है, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके साथ चल रही हैं, तो अगर इसको यहाँ पर कोई एक ऐसा इवेंट हुआ, ट्रिगरिंग इवेंट हुआ, तो इसने कमिट कर देनी है सुसाइड। तो ये तो मेरी एक हाइपोथेसिस होता है, लेकिन मैं इसका सेशन रिकॉर्ड अपने पास रख लेता हूँ। खुदा ना खास्ता
कल उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो हो सकता है कि पुलिस इंट्रोगेशन करे और वो इधर उधर की चीज़ें करती जाए, तो हो सकता है कि उस टाइम फिर हमें उनको देना पड़े, उसके लिए हम लीगली बाउंड होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कि नॉन जजमेंटल चीज़ें आपको की जाती हैं, कोई इस तरह से नहीं किया जाता कि आपको बताया जाए कि भाई आपने ये किया ना सुसाइड की तो आपको गुनाह होगा, ये वो नहीं। साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर थोड़े से नॉन जजमेंटल होते हैं और आपको बल्कि टोटली नॉन जजमेंटल होते हैं, आपको एज अ ह्यूमन देखा जाता है और जो चीज़ें आप शेयर कर रहे होते हो ना उनका अपने गोल तक मकसद होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मेरा एक गोल है कि मुझे डिप्रेशन है और डिप्रेशन से जान छुड़ानी है, तो मेरे पर्सनल व्यूज़ जो कोई भी हैं उससे साइकोलॉजिस्ट को कोई कंसर्न नहीं होता। मेरा पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, मेरा रिलीजियस व्यूज़, मेरे जो कुछ भी हैं वो चीज़ नहीं है। हाँ, वो टच ज़रूर करता है, वो लाजमी मुझसे मेरी तमाम चीज़ें वो पूछेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो मेरी लाइफ में इंटरलिंक्ड हों, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो आपको पिरामिड नज़र आ रही है, ये WHO की पिरामिड है और इसमें वो बताते हैं कि 100% अगर हमारी पॉपुलेशन है तो जो मेजॉरिटी लोगों की होती है ना, उन्हें हमें डेली लाइफ में स्ट्रेसेस आते हैं, वो हम खुद उसको कॉप भी कर लेते हैं, हम अपनी केयर भी कर लेते हैं। या फिर ऐसे होता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करते हैं, वो हमें बता देता है, हमें आइडिया आ जाता है कि हाँ यार ये चीज़ तो ऐसे है, तो हमारी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। प्रॉब्लम तो मेंटली होती है, जाहिर बात है हमारी दिमाग के साथ होती है ना, तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि हमारी कुछ नफ्सियाती प्रॉब्लम आई या नफ्सियाती या मुआशरती इशू था जो मैंने सॉल्व कर लिया। जैसे आप देखते हो कि फेल हो जाना एग्ज़ाम में से अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, बंदा दुखी होता है, लेकिन जनरली हम उसको कोप कर लेते हैं। तो इसके लिए जो कोप करने के लिए अगर हम किसी प्रोफेशनल के पास जाएं तो उस प्रोफेशनल की ट्रेनिंग भी इतनी ज़्यादा ना हो तो काम चल जाता है। तो इस पिरामिड में आप देख लें कि जो ज़्यादा लेवल के हैं ना सेल्फ केयर, तो वहाँ पर उन्होंने स्किल्स का लिखा हुआ है कि वो लो लेवल के चाहिए होते हैं और उसकी कास्ट भी लो ही होती है, ठीक है। लेकिन जो आप ऊपर जाएंगे आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ज़्यादा होती जाएगी और जो प्रोफेशनल्स हैं ना वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे और आपकी कास्ट जो है ना इसकी ट्रीटमेंट की वो भी हाई होती जाएगी। मिसाल के तौर पर देखो, पहले तो वो सेल्फ केयर कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे जो अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कम्युनिटी के अंदर इनफॉर्मल जो लोग होते हैं, कुछ आप देख लें कि कोई दोस्त वगैरह होते हैं या कोई स्कूल के टीचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हमें वो कर सकते हैं, या कोई काउंसलर्स हैं वो हमें डील कर लेते हैं। स्कूल काउंसलर आप देख लें कि वो हमें छोटी मोटी बातें हैं, मुझे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था, मुझे रोना आ रहा था, तो मैंने स्कूल की टीचर से या अपनी काउंसलर से बात की तो उन्होंने मुझे हौसला दिया तो मैं ठीक हो गया। ये एक इनफॉर्मल कम्युनिटी केयर हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज जो क्लिनिक्स वगैरह होते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा साइकोलॉजिस्ट के हैं, फिर उसके बाद थेरेपिस्ट के हैं, साइकेट्रिस्ट के साथ भी होते हैं, जनरल हॉस्पिटल्स के अंदर होते हैं। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मतलब कि मदद मिलती है अपने ट्रीटमेंट की। फिर उसके बाद जो हाई लेवल की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मेंटल प्रॉब्लम, उसके लिए स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है और फिर वहाँ पर डिफरेंट प्रोफेशनल्स मिलकर आपका ट्रीटमेंट करते हैं। बाज़ का हो सकता है कि छोटी प्रॉब्लम तो कोई एक आध स्पेशलिस्ट कर ले या एक आध इंसान कर ले, लेकिन जो आगे जाती है, कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, तो उसमें बाकी लोगों की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से ये मैंने एक पोस्ट शेयर की थी कि दिमागी अमराज, नफ्सियाती अमराज और मुआशरती मसाइल सब अलग अलग होते हैं। तो इनमें आप देखें मुआशरती मसले क्या होते हैं, ठीक है, जो हमें तंग तो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखो ना, अबू ने डांट दिया, ठीक है, या वो बात अगर हम ना करें तो हम ये देख लेते हैं कि एक बंदे की किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद उसको फियर हो गया कि यार अभी तो मैं जेल में जाऊंगा, ये वो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं ना। तो माशरती मसाइल के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, मतलब ये तो हमें होती हैं, ये हर इंसान के साथ चीज़ें होती हैं और ये अपने रोज़मर्रा के काम भी खुशअसलूबी से कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते। ये अपने मसाइल को बाद औक़ात किसी दोस्त से या अपने किसी करीबी बंदे के साथ बयान करके अपना कैथारसिस कर लेते हैं और ये अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें नफ्सियाती मसाइल के, तो नफ्सियाती मसाइल के लोगों की तादाद थोड़ी कम हो जाती है, मतलब जनरल से थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं और इनके मसाइल इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी मुतासर करते हैं, इनके इलाज, और इसके लिए उनको इलाज की ज़रूरत होती है, जैसे काउंसलिंग वगैरह कर ली। तो काउंसलिंग या गाइडेंस जो होती है ये आपको बहुत ज़्यादा डायग्नोस नहीं करते,
ये आप जनरल इश्यूज़ के लिए भी कर लेते हो। मिसाल के तौर पर मैं फ़ेल हो गया, मुझे परेशानी है, मैं अब क्या करूँ यार, मैं तो अब घर भी नहीं जाऊँगा, मैंने भागना है। अक्सर ऐसे ही होता है ना, बच्चे भाग के कहीं चले जाते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर काउंसलर जो होते हैं ना, वो हमारी काउंसलिंग करके हमें रियलाइज़ करवाते हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ना, ये तो सभी के साथ हो जाती है, इसको फेस करो। वो हमें इनकरेज करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से मतलब ये हमारी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है कि यार ये चीज़ होनी थी। इसके बाद अगर हम नफ्सियाती अमराज की बात करें तो ये डायग्नोसिस होते हैं, ठीक है। जो मैंने पहले बात नहीं की थी, जिस तरह से डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, जो डायग्नोसिस होते हैं वो वाली चीज़ें होती हैं, और इनमें आपको वेल ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। इसमें आपको साइकेट्रिस्ट भी बाज़ औक़ात इन्वॉल्व होते हैं, और इसकी जो अलामात होती हैं ना, उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको पूरा थेरेपी दी जाती है और पूरा प्लान किया जाता है। और ऐसे लोगों की तादाद कम हो जाती है, बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होते, और इनको बाज़ औक़ात अद्वियात की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन समटाइम्स साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपके बिहेवियर को मुतासर कर रही होती हैं। अच्छा, इसके बाद जो दिमागी अमराज आ जाते हैं, इनकी तादाद सबसे ही कम होती है, और ये अमूमन साइकेट्रिस्ट के साथ ही लिंक करते हैं। और अगर हम ऐसी बात करें कि इनका रियलिटी के साथ भी ताल्लुक बहुत कम होता है, और इनके साथ अक्सर आपने देखा होगा कोई अटेंडेंट होता है जो चीज़ को शेयर करता है कि भाई मेरे भाई को ये प्रॉब्लम हो गया है, इस तरह की चीज़ें। और इनको मुकम्मल तौर पर इंडोर की ज़रूरत होती है, मतलब कि इनको खुद से नुकसान हो जाए या कोई इस तरह की चीज़। तो ऐसे मरीज़ों को बाज़ औक़ात ख़ुद पर भी कंट्रोल नहीं होता या कंट्रोल रख नहीं पाते, जिसकी वजह से ये ख़ुद को गैर इरादी तौर पर नुकसान पहुँचा सकते हैं। और साथ साथ साइकोलॉजिस्ट की खदमात यहाँ पर ली जाती रहती हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों मतलब कि एक ब्रेड की तरह होते हैं, मतलब ये साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों के गोल समटाइम सेम होते हैं और समटाइम डिफरेंट होते हैं, लेकिन होता सेम ही है कुछ। लेकिन जो साइकेट्रिस्ट होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में भी, ये मेडिसन के साथ ताल्लुक़ रखेगा, और जो साइकोलॉजिस्ट होगा उसका वर्बली बोलने के साथ ही होगा, और वो आपकी उन्हीं चीज़ों के मेजर करेगा जो आपको होम असाइनमेंट्स देगा, और वो सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पोस्ट शेयर की थी, मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ हूँ इसके ऊपर। तो आप मुझे एक चीज़ बताएं कि एक इंसान है, एक साइकोलॉजिस्ट के पास आ गया, तो वो कहता है कि यार मुझे ना डिप्रेशन की सिम्टम्स आ रही हैं, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो आप उसको कहते हो कि भाई ठीक है, आप इधर बैठो और आप ना मुझे 5000 ले दो, और इसके बाद हमारे 10 से 12 सेशंस होंगे, और 8 सेशन में आपसे हम 3000 लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं एक लंबे अरसे से 9 साल हो गए मेरे मैं जॉब कर रहा हूँ, तो हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स हैं मेरे पास, और अभी तो माशाल्लाह से प्रमोशन के बाद काफ़ी चीज़ें हो गई, और मुझे बहुत ज़्यादा एज अ होल देखने में मिलती हैं चीज़ें। तो मरीज़ को ना तो रसीद दी जाए, या फिर उसको ये ना बताया जाए कि उसकी डायग्नोसिस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पूरा क्वेश्चनर दिया जाता है, जिसके बेस पे आपको बताया जाता है कि ये चीज़ है। फिर ट्रीटमेंट प्लान आपको ना बताया जाए कि क्या होगा, आपकी प्रोग्नोसिस लेवल ना बताया जाए कि भाई अभी आपकी शरह ये है, और हम एक्सपेक्ट करें कि थेरेपी के बाद ये यहाँ पर हो। फिर उसके बाद जो थेरेपी दी जा रही है वो कब तक चलेगी, और क्या ये मैंने कुछ गलत कहा, या जो हमने इतनी ज़्यादा सर्विसेज जो मैंने आपको बताई, ये जब हम अपने पेशेंट को दे रहे होते हैं तो इसका एक रिकॉर्ड होता है ना। तो रिकॉर्ड हम अपने पेशेंट के कंसेंट के साथ अपने साथ रखते हैं, और एक हम लीगली बाउंड होते हैं कि हम उसका साइकोलॉजिस्ट अपने पास रिकॉर्ड रखें, और जब ज़रूरत पड़े तो हम अपने पेशेंट को दे सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, और यहाँ पर ना डबल ब्लाइंड कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि मेरा पेशेंट जो है, मैं उसका नाम तो वो बताएगा मुझे, लेकिन जब मैं उसका रिकॉर्ड वो करूँगा तो मैं उसको एक कोड के साथ वो करूँ, और मैं जब अपनी फ़ाइल अपनी हार्ड में भी रखूँगा और सॉफ्ट में भी रखूँगा तो वो डबल ब्लाइंडेड होनी चाहिए, यानी कि उनकी कोडिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो कोई और बंदा उन तक एक्सेस ना कर सके। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि पेशेंट के राइट्स की फिर बात करता हूँ ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती रहती है, लोग कहते रहते हैं कि जी नहीं, ये तो पेशेंट का और थेरेपिस्ट का आपस का मामला है। नहीं भाई, जब आपका एक पेशेंट जब आपके इसमें आ गया, फैसिलिटी में आ गया, तो आप एक पब्लिक डीलिंग कर रहे हो, और वो एक शहर, एक मुल्क का सिटीज़न है, और उसके कुछ राइट्स हैं, और ये जो राइट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये हुकूमत पाकिस्तान के हैं, ठीक है। और इन राइट्स के तहत हम बाउंड हैं कि हमारा जो
पेशेंट है उसको तमाम चीज़ें क्लियर कट होनी चाहिए कि उससे हमने जो खिदमात हम उसको दे रहे हैं और उसकी हम उससे जो मुआवजा ले रहे हैं वो किस खाते में ले रहे हैं, ठीक है, और वो कितना ले रहे हैं। बेशक आप जितना भी लो, लेकिन क्लियर होना चाहिए कि हम उसको कौन सी थेरेपी का कितना चार्ज करते हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि कुछ थेरेपीज ऐसी होती हैं जो कई कई साल चलती रहती हैं, तो उसको ज़ाहिर बात है, अब मैं हर थेरेपी उसको हर मीटिंग में अगर उसको मैं कहता हूँ कि आपने वीकली 2 बार आना है और आपने ये चीज़ें करनी है और आपने 1 साल तक आना है, तो हो सकता है उसके लिए वो पॉसिबल ना हो। लेकिन मैं जब साथ में उसको कह रहा हूँ कि हम ना ये वाली थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हम ये चीज़ें करेंगे, या मैं कोई टेस्ट उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर मैं उसको वो चीज़ें भी क्लियर करनी चाहिए ना। तो ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी भी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए कि मतलब जो माइंड में क्वेश्चन आए उनके आंसर्स हमारे पास जनरली पब्लिक को बताने के लिए होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि हमारी जो भी चीज़ें हैं, ये जो अभी तक मैंने आपको मालूमात शेयर की, ये WHO की मेंटल हेल्थ गाइडलाइंस के थ्रू मैंने ली हैं। अगर आप उसको मज़ीद पढ़ना चाहो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो WHO की जो चीज़ें हैं हम उनको फॉलो करते हैं। अगर कोई ये बोले कि भाई हम तो नहीं करते क्योंकि वो इंटरनेशनली है और हम ये हैं, नहीं, क्योंकि हम UNO का पार्ट हैं। और हाँ, अगर आप एक इनफॉर्मल चीज़ है, हज़ारों मतलब बैठे होते हैं लोग, वो इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, उसका मैं नहीं कहता। लेकिन जब आप अपने आप को प्रोफेशनल कहलाएंगे और एक प्रोफेशनल के पास हम जा रहे हैं, तो हमें उसकी कुछ मैप्स पता होती हैं कि किन के तहत हमारा ट्रीटमेंट किया जाएगा। मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो, आपको लगता हो कि अच्छी है, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।